चलिए क्वेश्चन 50 आते हैं। क्वेश्चन 50 देखिए, व्यवहार समुद्दिष्ट, इसका आंसर होगा मूल्य कमीशन। ये पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका है दिसंबर 2018 का पार्ट 2। तो व्यवहार समुद्दिष्ट क्या है? मूल्य मिशन, हस्तक्षेपों के लिए ध्यान के केंद्र बिंदु, व्यापक सांस्कृतिक सृजनात्मक और कार्मिक नीति। तो पहला क्या है? व्यवहार समुद्दिष्ट, इसका मूल्य मिशन, हस्तक्षेपों के लिए ध्यान के केंद्र बिंदु, व्यापक सांस्कृतिक सृजनात्मक और कार्मिक नीतियाँ। संघर्ष को संभालना, ये वातावरण संस्कृति की संभालना है। जॉब श्रेणियाँ और ग्रेड कुछ एक, ठीक है, जॉब श्रेणियाँ और ग्रेड कुछ एक। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए जॉब स्पेसिफिकेशन। निम्नलिखित में कौन सा कार्य विनिर्देशन का हिस्सा नहीं है? तो वो इसका आंसर होगा ए, लोकेशन इसकी स्थिति नहीं है, ठीक है। इनिशिएटिव है, जजमेंट है और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन लोकेशन नहीं मानी जाएगी। तो लोकेशन जो है नहीं होगी, तो ए इसका आंसर सही है। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, अब ये आ गया फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। हम लोग इस पे आते हैं 52 क्वेश्चन पे। 52 क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का आंसर होगा आपका थर्ड होगा। तो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर थर्ड है। थर्ड देखिए, यूजफुल फॉर वैलिड रिजल्ट स्पेशली व्हेन डीलिंग विद द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। मान परिणामों के लिए उपयोगी विशेषकर तब जब आवेदकों को बड़ी संख्या में निपट रहे हों। तो ये स्ट्रक्चर कहते हैं। तो उपयोगी विशेषकर तब जब आवेदकों की बड़ी संख्या में निपट रहे हों, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका नंबर 2 अनस्ट्रक्चर्ड। तो अनस्ट्रक्चर का आंसर क्या है? अनस्ट्रक्चर का आंसर फोर्थ है आपका। यूजफुल व्हेन इंटरव्यू राइजेस टू प्रॉप पर्सनल डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट टू एनालाइज वाई दे आर नॉट फिट फॉर द जॉब। उस परिस्थिति में उपयोग जब साक्षात्कारकर्ता इस बात का विश्लेषण करने के लिए उम्मीदवार के निजी ब्यूरो का पड़ताल करने की कोशिश करता है कि क्यों वे कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, इसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है मिक्स्ड। तो नंबर 3 है आपका मिक्स्ड। इसको देखिए, मिक्स्ड। तो मिक्स का आंसर नंबर 1 है a realistic approach that yields incomparable answer plus in-depth insight। तो उसका एक यथार्थवादी दृष्टिकोण जिसमें गहन अंतर्दृष्टियों के साथ तुलनीय उत्तर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो एक यथार्थवादी दृष्टिकोण जिसके गहन अंतर्दृष्टियों के साथ तुलनीय उत्तर प्राप्त होते हैं, ये कहलाता है आपका। अब नेक्स्ट आता है आपका, लास्ट आता है बिहेवियर। तो ये है व्यवहार परक। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा सेकंड। तो बिहेवियर हम देखते हैं, व्यापार परक, इसका आंसर सेकंड होगा। यूजफुल टू अंडरस्टैंड एप्लीकेंट रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज अंडर मॉडल स्टेट। साधारण दबाव के अधीन आवेदक के तर्कण एवं विश्लेषक योग्यता समझने के लिए उपयोगी, ठीक है। अब क्वेश्चन 53 आते हैं। अकॉर्डिंग टू डेनाल्ड क्रिकपार्टिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी एवेल्यूट एट 4 levels, इंडिकेट द कोड ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। डोनाल्ड क्रिकपैट्रिक के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 4 स्तरों में मूल्यांकन किया जाता है। निम्नलिखित कोड को सही अंकों में बताइए। तो पहला क्या है? पहला आपका होगा इसमें रिएक्शन नंबर 1। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा आपका
दूसरा हमारे हिसाब से लर्निंग होता है, तो लर्निंग कहाँ दिया है, ये दिया है अधिगम। तो सेकंड थर्ड, तो डेविड टिकबॉग के जो ट्रेनिंग लेवल प्रोग्राम है उसमें क्या प्रतिक्रिया, फिर अधिगम है, फिर आपका जो होगा बिहेवियर होगा, फिर होगा रिजल्ट। तो इसमें क्या है 2 3 4 1, तो 2 3 4 1, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी सही होगा, 2 3 4 1। ठीक है, तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा। तो पहला क्या है, पहला है रिएक्शन, दूसरा है लर्निंग, तीसरा है बिहेवियर, चौथा रिजल्ट। तो रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट, ये डोनाल्ड क्रिक पैट्रिक के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में चारों स्तर मूल्यांकन किया जाता है। तो 4 मूल्यांकन के स्तर क्रिक पैट्रिक के अनुसार क्या है, पहला है रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट। मैच ऑफ द फॉलोइंग, 54 क्वेश्चन देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग। क्लेम्स, तो क्लेम का आंसर होगा सेकंड, टेलीफोन मोबाइल भत्ता, इंटरनेट भत्ता, मेडिकल भत्ता। ठीक है, तो क्लेम्स का आंसर सेकंड होगा, टेलीफोन मोबाइल अलाउंस, इंटरनेट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस। अब है आपका फ्रिंज बेनिफिट। तो फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है, अनुषंगी लाभ, कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त मिलने वाली सुविधाएं। तो कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त कौन सुविधा मिलती हैं, जैसे आपकी कैंटीन, पोशाक, दुर्घटना राहत। तो फ्रिंज बेनिफिट का होगा आपका थर्ड, क्या होगा, ये थर्ड होगा आपका, थर्ड होगा। ठीक है, थर्ड। परक्विजिस्ट का आंसर होगा आपका 1। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग अनुषंगिक लब्धियाँ। तो इसमें आपका होगा फर्स्ट होगा, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है आपका कंपनी कार क्लब मेंबरशिप, पेड हॉलीडेज और फर्निश्ड हाउस। कंपनी की कार क्लब की सदस्यता, सवेतन अवकाश और साथ युक्त घर। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपका, everyone benefits when the focus is on common interest and promotion of harmony is the underlying which one of the following approaches to industrial relation। जब ध्यान स्वनिष्ठ हित और सद्भाव के बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है तो हर किसी को फायदा होता है। औद्योगिक संबंधों के प्रति निम्नलिखित में किस दृष्टिकोण के अंतर्निहित पूर्ण निर्धारण है। तो हमारे हिसाब से यूनिटरी अप्रोच होगा। तो जब ध्यान स्वनिष्ठ हित और सद्भाव को बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है तो हर किसी को फायदा होता है। औद्योगिक संबंधों के प्रति निम्नलिखित में किस दृष्टिकोण का अंतर्निहित पूर्वाधारण है, तो उसे हम लोग कहेंगे यूनिटरी अप्रोच। स्टेटमेंट है 56, 1000 ऑफ एम्प्लॉयज डाई एवरी डे इन फैक्ट्रीज ड्यू टू एक्सीडेंट। तो ये मुझे कथन जो है सही लग रहा है, क्योंकि 1000 लोग जो होते हैं मर जाते हैं, एम्प्लॉय डाई एवरीवेयर फैक्ट्री ड्यू एक्सीडेंट। टू मेक एन एक्सीडेंट फ्री प्लांट एट टू कॉस्ट एंड डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो मेरा कथन भाई जो है 6C जो है गलत है। दुर्घटना मुक्त संयंत्र बनाने में लागत बढ़ती, उत्पादकता घटती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत है। दुर्घटना मुक्त संयंत्र बनाने में लागत बढ़ती, उत्पादकता घटती, तो ये सेकंड गलत है। अब आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक। निम्नलिखित में कौन सा वाणिज्य बैंकों के कोष रहित व्यवसाय नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंड ऑफ बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशन बैंक। तो मेरे हिसाब से इसका जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, इशू ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, RTGS और NEFT। तो मेरे हिसाब से बी इसका आंसर राइट है, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। वाणिज्य बैंकों कोष आधारित व्यवसाय में अंतर्गत जमाओं को स्वीकार करना, अधिवर्षन
ओवरड्राफ्ट सुविधा आरटीजीएस एनईएफटी को शामिल किया जाता है, लेकिन इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट को नहीं शामिल किया जाता है। क्वेश्चन 58 आते हैं। एनपीए मैच करना है। एनपीए तो एनपीए में क्या आएगा, इसका आंसर थर्ड होगा। थर्ड ये आंसर होगा। इसको हम सीधे डायरेक्ट आंसर में ले चलते हैं। एनपीए का मतलब क्या है? तो एनपीए का मतलब है ऐसे ऋण जिन्हें अग्रिम 90 से अधिक दिनों तक नहीं चुकाया गया हो। तो ऐसे ऋण जिन्हें 90 दिनों से अधिक दिन तक नहीं चुकाया गया हो। एसएलआर शुद्ध मांग एवं समय दायित्वों का वह प्रतिशत जिसे तरल संपत्तियों के रूप में रखा जाता है। तो शुद्ध मांग एवं समय दायित्वों का वह प्रतिशत जिसमें तरल संपत्तियों के रूप में रखा जाता है। रेपो दर वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देती है। नेक्स्ट है सीआरआर। सीआरआर क्या है? जमाओं का वह प्रतिशत जो आरबीआई में नकद रूप में रखा जाता है। तो जमाओं का वह प्रतिशत जो आरबीआई में नकद रूप के रूप में रखा जाता है, इसको बताना चाहिए। रेपो दर वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देती है। एसएलआर क्या है? शुद्ध मांग एवं समय दायित्वों का वह प्रतिशत जिसे तरल संपत्तियों के रूप में रखा जाता है। तो एसएलआर क्या है? शुद्ध मांग एवं समय दायित्वों का वह प्रतिशत जिसे तरल संपत्तियों के रूप में रखा जाता है। तो एसएलआर क्या है? शुद्ध मांग एवं समय दायित्वों का वह प्रतिशत जिसे तरल संपत्तियों के रूप में रखा जाता है। रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देती है। सीआरआर क्या है? जमाओं का वह प्रतिशत जो आरबीआई में नकद के रूप में रखा जाता है। स्कीमिंग इन ई बैंकिंग इज ए मेथड ऑफ। तो इसका आंसर जो होगा सी, इसका आंसर होगा सी भी देखते हम लोग हमारे हिसाब से थोड़ा साफ नहीं आ रहा है। तो सी इसका आंसर क्या होगा? क्रेडिट कार्ड सूचना की चोरी की जाती है। तो स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, तो क्रेडिट कार्ड सूचना की चोरी की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। व्हेन आरबीआई रिड्यूस सीआर रिजल्ट इनटू। ऋण के योग संसाधनों में वृद्धि। जब अगर सीआर में कमी करता है, इसका प्रभाव क्या होंगे? तो उसके प्रभाव जो होंगे, ऋण देने योग संसाधनों में वृद्धि, इंक्रीज इन लैंडेबल रिसोर्सेज। ऋण देने योग संसाधनों में वृद्धि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। इंक्रीज इन लैंडेबल सोर्सेज। तो इंक्रीज इन लैंडेबल सोर्सेज क्या? ऋण देने योग संसाधनों में वृद्धि होती है। आरबीआई जो है मौद्रिक नियंत्रण हेतु अनेक वर्णनात्मक उपाय जैसे बैंक दर, सीआर, एसएलआर इत्यादि उपयोग करता है। आरबीआई द्वारा सीआर की कमी करके निम्नलिखित प्रभाव को उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। ऋण योग संसाधनों वृद्धि, जनता को अत्यधिक ऋण वितरण करना। आरबीआई द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना की स्थापना कब हुई थी? हमारे हिसाब से 1995 में हुई थी। 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत हुई थी। Banks are required to classify non-performing asset into। 62 क्वेश्चन देखिए। बैंकों के लिए अपेक्षित व गैर निष्पादित संपत्तियों में निम्नलिखित में किसको वर्गीकृत किया गया है? तो किसको वर्गीकृत किया गया है? सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। ठीक है। तो बैंकों के लिए अपेक्षित नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है? तो इसे कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। तो क्या होता है? सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट्स। ठीक है, तो समझ आ गया। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इशू ऑफ बैंक नोट, कस्टम ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, सॉरी कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंकों के नकद संचयों का अभिरक्षण, एक्सेप्ट डिपॉजिट एट एडवांसिंग लोन टू पब्लिक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो सी इसका आंसर जो होगा ये गलत है, क्योंकि कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है और लोन एडवांस में पब्लिक को नहीं देता है। 64 आते हैं।
निम्नलिखित में कौन से इस सिद्धांत के प्रतिपादक है जिसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अभिरचना का निर्धारण बंदोबस्त कारक से नहीं बल्कि उत्पादकता कारक से है? ये किसने कहा है? ये कहा है एक्सेर एंड बर्टिल ओलिन ने। किसने कहा है? एक्सेर एंड बर्टिल ओलिन ने। अच्छा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मॉडल के संबंध में हेक्सेर तथा बर्टिल ओलिन का प्रतिपादन किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अभिरचना का निर्धारण बंदोबस्त कारक से नहीं बल्कि उत्पादकता कारक से होता है। तो ये जो है भैया हेक्सेर तथा बर्टिल ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अभिरचना बंदोबस्त कारक से नहीं बल्कि उत्पादकता कारक से होता है। डिटरमाइन फैक्टर एंडोमेंट रेदर देन दी प्रोडक्टिविटी, ये कह रहा है। तो इसका मतलब ये हेक्सेर एंड बर्टिल ओलिन ने ये बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 64 हो गया आपका। फिर आ गया देखिए मैच दी फॉलोइंग 65 क्वेश्चन। ये क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। तो देखिए इसको समझिए। तो व्यापार संतुलन आप जानते ही हैं, इसका आंसर हमारे हिसाब से 4th होगा, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ए कंट्री, किसी देश के आयात या निर्यात का मूल्य। नेक्स्ट आते हैं, अब आपका है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट देखिए, तो करंट अकाउंट का पहला आंसर होगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु तथा सेवाओं का आयात और निर्यात तथा एवं सेवाओं का एक पक्षीय अंतरण। तो ये करंट अकाउंट कहलाता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका फर्स्ट होगा। देखिए फर्स्ट ये जो है ये दिया हुआ आपका फर्स्ट। ठीक है, तो वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात और निर्यात तथा एवं सेवाओं का एक पक्षीय अंतरण। तो करंट अकाउंट क्या है? वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात और निर्यात तथा एवं सेवाओं का एक पक्षीय अंतरण। नेक्स्ट आइए बैलेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बैलेंस ऑफ ट्रांजैक्शन का आंसर होगा सेकंड, ट्रांजैक्शन लीडिंग टू चेंज इन द फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ ए कंट्री, वे संवाद जिनके कारण किसी देश की वित्तीय अस्तियों देयताओं में परिवर्तन होता है, तो इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का आंसर क्या होगा? कैपिटल अकाउंट का आंसर होगा सेकंड, ट्रांजैक्शन लीडिंग टू चेंजेस इन द फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो डी का होगा सेकंड। देखिए, वे संवाद जिनके कारण किसी देश की वित्तीय अस्तियों देयताओं में परिवर्तन होता है, तो सेकंड होगा इसका। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का आंसर 4th होगा, ये बता चुका हूँ मैं। करंट अकाउंट का आंसर फर्स्ट होगा, वस्तुओं सेवाओं का आयात और निर्यात तथा सेवाओं का पक्षीय अंतरण। बैलेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, तो बैलेंस ऑफ ट्रांजैक्शन होगा आपका थर्ड होगा, ऑल इकोनॉमी बिटवीन कंट्री रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज, इसका थर्ड होगा। और कैपिटल अकाउंट का जो आंसर होगा वो आपका सेकंड होगा, ट्रांजैक्शन लीडिंग टू चेंज इन दी फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ कंट्री। शायद बैलेंस ऑफ ट्रांजैक्शन मैंने नहीं कराया है, तो बैलेंस ऑफ ट्रांजैक्शन फिर देख लीजिए। बैलेंस ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है देशवासियों तथा अन्य देशों के निवासी के बीच सभी आर्थिक संवाद, ऑल इकोनॉमिक बिटवीन कंट्रीज रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज। नेक्स्ट आइए 66, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द इंटरनेशनल लिक्विडिटी, निम्नलिखित में किसने अंतर्राष्ट्रीय तरलता में शामिल किया गया है? तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बोरिंग कैपेसिटी ऑफ द वेरियस कंट्रीज, गोल्ड रिजर्व। तो तीनों जो हैं इसके आंसर सही हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय तरलता में शामिल किया गया है, बोरिंग कैपेसिटी टू दी वेरियस कंट्री विभिन्न देशों को उधार लेने की क्षमता, और गोल्ड रिजर्व। तो ये तीनों जो हैं इसके आंसर करेक्ट होंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बोरिंग कैपेसिटी ऑफ दी वेरियस कंट्रीज और गोल्ड रिजर्व। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट आइए, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इनटू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी स्थापना की गई? तो इसका आंसर जो है मुझे डी सही लग रहा है, IMF एंड IBRD। तो IMF एंड IBRD की स्थापना की गई।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ WTO। तो WTO का फंक्शन कौन सा नहीं है और कौन सा है, दोनों क्वेश्चन में जवाब आ रहे हैं। व्यापार समझौते के कार्यान्वयन, प्रशासन तथा परिचालन को शुरू करना, टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। तो WTO का ये कार्य है, क्या है, ये वर्क है। नंबर 2, टू सेटल डिफरेंसेस ऑफ डिस्प्यूटिंग अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। तो बी भी इसका आंसर सही है, बी भी आंसर सही है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार संतुलित विकास को सुगम करना। तो ये नहीं है, ये नहीं है, डी। तो WTO का ये कार्य नहीं है, टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। डी इसका आंसर हो सकता है, टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ट्रेड पॉलिटिक्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। तो डी इसका आंसर हो सकता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को गैट को प्रतिस्थापित करके हुई थी। WTO के निम्नलिखित मूलभूत कार्य हैं, ये हम बता चुके हैं इसके, ठीक है। 69 देखिए, फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टिंग कंपनीज एज पार्ट ऑफ द मेजर प्रोग्राम ऑफ एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। निम्नलिखित में किसको एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यक्रम के एक भाग के रूप में निर्यातकारी कंपनी हेतु वित्त को सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है? वर्किंग कैपिटल सम्मिलित है, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट ये सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, माल लादने के बाद ऋण, इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। लेकिन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, विदेशी निवेश वित्त, इसको शामिल किया, विदेशी निवेश वित्त को शामिल किया गया है, और टर्म्स लोन को भी शामिल किया गया है। तो क्या टर्म्स लोन को भी शामिल किया गया है? तो वर्किंग कैपिटल को शामिल किया गया है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस शामिल किया गया है, टर्म लोन शामिल किया है, लेकिन पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट को शामिल नहीं किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 70 क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is the main government agency responsible for development and monitoring international trade in India? निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रमुख सरकारी एजेंसी है जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास पर निगरानी के लिए उत्तरदायी है? तो भाई देखते हैं कौन है। तो हमारे हिसाब से इसका क्वेश्चन जो है क्या लग रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ही मुझे लग रहा है। तो हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सही है। निगरानी कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स करेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के प्रेजेंट में कौन है ये बताइए, क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, उसका जो है आप जवाब दीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में कौन है, इसका मंत्री कौन है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसके मंत्री, और गुजरात के रहने वाले हैं, और नरेंद्र मोदी जी के इसमें प्रेजेंट। हम ये 2021 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, सितंबर की, इसमें जो है वाणिज्य मंत्री हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 71 मैच करना है। AS1 ये आपको पता ही है, तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो फिर आप उसको याद कीजिए। हमारा AS का एक वीडियो पड़ा है पूरा, जिसमें AS1 AS2 AS3 AS4 सबके बारे में हमने AS बताया है। AS1 क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो इसका आंसर सेकंड बिल्कुल सही है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS3 क्या है बताइए? AS3 आपका क्या है, सोचिए। तो AS3 है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो AS3 क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS10 क्या है? AS10 आपको पता ही होगा, AS10 है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। चलिए AS19 आप समझिएगा, लीज एंड इट्स अकाउंटिंग। तो AS19 क्या है? लीज एंड इट्स अकाउंटिंग। AS1 डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, और AS19 है लीज एंड इट्स अकाउंटिंग, ठीक है। तो आ गया, वेरी गुड।
अब आते हैं 72 क्वेश्चन में। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो भैया पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल बोथ फॉर द लेसर एंड लेसी। हाश और ब्याज पर उपलब्ध कर ढाल पट्टादाता दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ये सही है, क्योंकि हाश और ब्याज पर उपलब्ध कर ढाल पट्टादाता दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल बोथ फॉर लेसर एंड द लेसी। ठीक है। लीज ट्रांसफर इंडिया गवर्न बाय द लीज एक्ट। तो ये आपका गलत है। सेकंड क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है। भारत में पट्टे संबंधी लेन देनों को लीज अधिनियम द्वारा शासित किया, कोई भी लीज अधिनियम इसमें नहीं बना है। नेक्स्ट देखिए, अ लीज शुड एवेल्यूट द लीज ऑप्शंस अगेंस्ट बाइंग ऑप्शन। पट्टा धारकों को पट्टा विकल्पों का मूल्यांकन क्रय विकल्पों को सापेक्ष करना चाहिए, ये भी सही है। एज पर AS 19 फाइनेंशियल लीज इज शोन इन दी बैलेंस शीट ऑन दी लेसी एंड एसेट, ये भी सही है आपका। तो AS 19 के अनुसार वित्तीय लीज के पट्टा धारक के आर्थिक चिट्ठे को संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया था। अभी AS 19 आया था, तो AS 19 ने क्या कहा था, लीज के बारे में बताया था, लीज उनके लेखांकन। तो AS 19 के अनुसार वित्तीय लीज को पट्टा धारक के आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अब आइए 73 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो सेबी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूट अंडर द सिक्योरिटीज कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 1956, ये आपका गलत है। सेबी का गठन प्रतिभूतियों अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था, तो 1956 के अंतर्गत नहीं किया गया था। नंबर 2 देखिए, सेबी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अमंगस्ट द डायरेक्टर्स फॉर वेरियस स्टॉक चेंज। सेबी का गठन विभिन्न स्टॉक चेंज के निर्देशकों से किया गया है, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, द पर्पस ऑफ इशूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय सेबी इज ब्रिंग मॉनेटरी गेन्स टू इन्वेस्टर्स। सेबी के द्वारा विभिन्न प्रकार के नियमों विनियमों को जारी करने के उद्देश्य विनियोजकों को मौद्रिक फायदा पहुंचाता है, ये भी गलत है। नंबर डी देखिए, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिंग अप सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सेबी की स्थापना करने के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विनियोजकों को हित की रक्षा करना है, तो ये बिल्कुल सही है। तो सेबी की स्थापना करने के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विनियोजकों के हितों की रक्षा करना है, ये डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 74, मर्जर ऑफ टू कंपनीज। मर्जर ऑफ टू कंपनीज अंडर द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन सुपरविजन इज नोन एज। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पर्यवेक्षण के अंतर्गत दो कंपनियों को विलय किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर अरेंज मर्जर होगा, अरेंज मर्जर के रूप में जाना जाता है। इसको ध्यान, अच्छा क्वेश्चन है। तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के परीक्षण के अंतर्गत दो कंपनियों के विलय को व्यवस्थित विलय के रूप में जाना जाता है, इसे कहते हैं अरेंज मर्जर। चूज द करेक्ट कोड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट देखना है। एन ऑप्शन विच गिव्स इट्स होल्डर, एन ऑप्शन विच गिव्स इट्स होल्डर द privilege of selling to other party a fixed amount of some stock at a stated price on or before or predetermined date is known as call option। एक ऑप्शन जिसके उसके धारक की प्रतिभूतियों को निश्चित मात्रा को दूसरे पक्ष को व्यक्त मूल्य पर एक पूर्व निर्धारित तिथि को या उसके पहले विक्रय करने का विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, उसे कॉल ऑप्शन कहा जाता है। तो ये कथन जो है ये जो कथन है ये आपका गलत है। स्टेटमेंट 2, एक ऑप्शन जिसमें उसके धारक एक प्रतिभूति को निश्चित मात्रा पर को दूसरे पक्ष से एक व्यक्त मूल्य पर पूर्व निर्धारित तिथि या उसके पहले क्रय करने का विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, उसे
पुट ऑप्शन कहा जाता है। तो दोनों ही जो है ये गलत हैं। तो इसका आंसर पहले का हमारे सब सही क्या होगा, एक ऑप्शन जिससे उसका धारक एक प्रतिभूति की निश्चित मात्रा को दूसरे पक्ष को व्यक्त मूल्य पर एक पूर्व निर्धारित तिथि को या उसके पहले विक्रय करने का विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, उसे कॉल ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन जिसमें उसके धारक एक प्रतिभूति की निश्चित मात्रा को दूसरे पक्ष से एक व्यक्त मूल्य से पूर्व निर्धारित तिथि या उससे पहले क्रय करने की विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, उसे पुट ऑप्शन कहते हैं। तो जहाँ पे सेल करने का विशेषाधिकार प्रदान होगा वो कॉल ऑप्शन कहलाएगा, और जहाँ पर बाई करने का होगा वहाँ पुट ऑप्शन कहलाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। सेवेंटी सिक्स आइए, करेक्ट द कोड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वीक, इनकरेक्ट और करेक्ट। जब दो प्रतिभूतियों के प्रत्याय संपूर्णतः धनात्मक संबंधित हो तब उनके पोर्टफोलियो जोखिम उन प्रतिभूतियों की प्रत्यायों को व्यक्तिगत जोखिमों को भारित माध्य होता है। ऐसी दशा में विविधीकरण से जोखिम में कमी नहीं होती है परंतु जोखिमों का औसतीकरण होता है। तो ये कथन जो है आपका सही है, ये कथन क्या है, सही है, करेक्ट। दो जोखिम वाले प्रतिभूतियों से बने पोर्टफोलियो की कुल जोखिम पूर्णतः समाप्त हो सकती है जब उनके प्रत्यायों को संपूर्ण सहसंबंध ऋणात्मक हो एवं उन प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो को समावेश के अनुपात उनके सापेक्षिक व्यक्तिगत जोखिमों को विलय से संबंधित हो। तो ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही हैं। आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए 77, Which among the following is not included in such P of marketing mix given by Boom and Bittner? मतलब बूम से बिटनर द्वारा मार्केट मिक्स दिए गए वो 7 P में सम्मिलित नहीं है। तो प्रोसेस, पीपल, फिजिकल एविडेंस, पॉलिटिक्स। तो हमारे हिसाब से पॉलिटिक्स सम्मिलित नहीं है, सही है। तो इनके 7 P क्या क्या हैं इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। 7 P क्या क्या हैं, तो 7 P में पहला है इनका आपका पीपल, तो पहला है इनका नंबर 1 है पीपल, नोट करते जाइए इसको। नंबर 2 है फिजिकल एविडेंस, फिर है आपका प्रोसेस, फिर है आपका प्रोडक्ट, फिर आपका प्राइसेस, फिर है प्रमोशन, फिर आपका है प्लेस। ठीक है, ये 7 P हैं। तो पहला है पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्राइसेस, प्रमोशन, प्लेस। पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, 77 क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 78, द इकोनॉमी वॉज characterized by small regional suppliers who sold goods on local basis। अर्थव्यवस्था में ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अभिलक्षित होती हैं जो वस्तुएं एवं स्थानीय आधार पर विक्रय करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा आपका 4th होगा विखंडन, जिसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो क्या कहेगा, विखंडन। तो इसका आंसर होगा इसका स्टैंडर्ड ब्रांडेड गुड वेयर सोल्ड एट नेशनल लेवल। मानकीकृत ब्रांडेड वस्तु राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय किया जाता है। तो हमारे हिसाब से ये आंसर होगा मास मार्केटिंग का। तो पहला ही इसका आंसर सही है कि मानकीकृत ब्रांडेड वस्तु को राष्ट्रीय स्तर विक्रय किया जाता है। स्टैंडर्डाइज ब्रांडेड एंड गुड
वेयर सोल्ड एट नेशनल लेवल, तो उसे कहेंगे मार्केट विपणन या मास मार्केटिंग। नेक्स्ट आइए नंबर, हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, era of market differentiation based on demographic and socio-economic and life cycle factors। तो ये क्वेश्चन देखिए, जनसांख्यिकी सामाजिक आर्थिक और जीवन शैली कारक पर आधारित बाजार विभाजन का दौर क्या है। तो सी का आंसर जो होगा हमारे हिसाब से इसका थर्ड होगा, विभक्तीकरण। तो थर्ड यही है, विभक्तीकरण। ठीक है, तो era of market differentiation based on डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक एंड लाइफ साइकिल फैक्टर्स, तो ये कहलाएगा आपका विभक्तीकरण। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्पेशली इन द era ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन अलाउ मार्केटर्स टू कम्युनिकेट विद द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और वेरी स्मॉल ग्रुप। प्रौद्योगिक प्रगतियों ने विशेषकर डिजिटल संचार क्षेत्र में विपणनकर्ता के लिए अलग अलग ग्राहकों या अत्यंत छोटे समूह से संप्रेषण करना संभव बनाया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हाइपर सेगमेंट। सेकंड इसका आंसर होगा, सेकंड दिया हुआ है नहीं, सेकंड पिछले पेज में दिया है, तो इसका आंसर होगा हाइपर सेगमेंट, अति विभक्तीकरण। तुम लिख दे रहे हैं यहीं पे, नोट कर लीजिएगा, हाइपर सेगमेंट। यहाँ टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, तो ये कहलाएगा अति विभक्तीकरण। ठीक है, अब 79 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर्स ऑफ प्राइसिंग डिसीजन। निम्न कौन सा मूल्य निर्णय का एक आंतरिक कारक नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका आंतरिक कारण कौन सा नहीं है, तो कंज्यूमर बिहेवियर फॉर गिवन प्रोडक्ट, ये इसका आंसर होगा आपका डी। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल फैक्टर ऑफ प्राइसिंग डिसीजन, तो मूल्य निर्णय का एक आंतरिक कारण कौन नहीं है, कंज्यूमर बिहेवियर फॉर गिवन प्रोडक्ट, ये नहीं होगा। लेकिन ये सब होंगे, इस पर ध्यान देना है। नंबर ए क्या है, उत्पाद के विक्रय के अनुसार मूल्य लोच, प्राइस इलास्टिसिटी एज पर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। नंबर बी, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कंपनी बाय पास्ट प्राइसिंग, पूर्व काल के मूल्यांकन के आधार पर कंपनी से उपभोक्ता की अपेक्षा। नंबर सी, पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट साइकिल, उत्पादन चक्र में उत्पाद की स्थिति। ये तीनों चीज़ें होंगी, ए बी सी होंगे, लेकिन डी आपका नहीं होगा। तो पहला है उत्पाद के विक्रय के अनुसार मूल्य हो सकता है, पूर्व काल के मूल्यांकन के आधार पर कंपनी से उपभोक्ता की अपेक्षा, और उत्पादन चक्र में उत्पाद की स्थिति। ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन और चीज़ें नहीं होंगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पर। एडवर्टाइजिंग मेथड इन विच ए कमर्शियल इज ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियसली ऑन सर्वर रेडियो स्टेशन एंड अ टेलीविजन चैनल इज नोन एज। विज्ञापन प्रणाली में जिस व्यापारिक विज्ञापन एक साथ अनेक रेडियो स्टेशनों या टेलीविजन चैनलों प्रसारित किया था उसे क्या कहते हैं। मतलब एक साथ सभी जो है चैनलों में दिया जाता है, रेडियो में दिया है, टेलीविज़न में दिया जा रहा है और सभी में दिया जा रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रोड ब्लॉक। तो रोड ब्लॉक मतलब कि सारी रोडें ब्लॉक कर दी गई, सारे ऐड दे दिए गए। अब नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन जो है करेक्ट बताना है, करेक्ट क्या है। A well-chosen marketing channel must be aligned to the company's marketing strategy with respect to segmentation, targeting and positioning। ये सही है आपका। इसका हिंदी रूपांतरण देखिए, एक अच्छी तरीके से चुने हुए विपणन चैनल का खंडीकरण लक्ष्य निर्धारण और स्थिति निर्धारण के संदर्भ में कंपनी के विपणन रणनीतियों के साथ अवश्य रूप से संरेखित होना चाहिए। ये सही है। मार्केट चैनल्स आर सेट ऑफ interdependent organization participating in the process of marketing the product available for use of the consumption। विपणन चैनल उत्पाद का उपभोग के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंतर्निर्भर संगठनों के समुच्चय होते हैं। तो ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हैं आपके। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हैं। देखिए
82 पे हम लोग चल रहे हैं, तो 82 में वही बात आ गई भैया, कौन को कथन सही है। डेटाबेस असिस्टेंट इन मार्केट सेगमेंटेशन स्पेशली बिहेवियर सेगमेंटेशन सच एज डेवलपिंग लॉयल्टी सेगमेंट। डेटाबेस बाजार खंडीकरण विशेषकर व्यवहारगत खंडीकरण से निष्ठावान खंडों को तैयार करने में सहायक पहुंचाते हैं। तो 82 का जो कथन है करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आर द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डेटाबेस हैव बिकम एन एसेट फॉर द एनालिसिस ऑफ कस्टमर बिहेवियर। ग्राहक संबंधी प्रबंधन डेटाबेस ग्राहक व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए संपत्ति बन गए हैं। तो दोनों बिल्कुल सही हैं, ए और आर बिल्कुल सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों बिल्कुल सही हैं। अब नेक्स्ट आइए 83। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज नॉट स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में कौन सी पहल एक संगठन में कर्मचारियों की कमी को संभालने की कार्यनीति नहीं है। तो ये है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो कौन सी एक संगठन में कर्मचारियों की कमी संभालने की कार्यनीति नहीं है, ये जो है एम्प्लॉय ट्रेनिंग कहलाती है। लेकिन इसके सही आंसर भी हैं अटेम्प्ट टू रिड्यूस टर्नओवर कम करने का प्रयास, ऑफर इंसेंटिव टू पोस्टपोन रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति स्थगित करने के लिए प्रोत्साहन को पेशकश करना, ये भी कर सकते हैं। अस्थायी कर्मचारी रखना ये कर सकते हैं, लेकिन कर्मचारी प्रशिक्षण ये नहीं होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए 84। 84 देखिए जॉब कंटेक्स्ट। तो जॉब कंटेक्स्ट का एरो बना हुआ है वर्क शेड्यूल। ठीक है, अब नेक्स्ट है जॉब रिलेटेड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो जॉब रिलेटेड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल्स इसका क्या है, सर्विस रेंडर्ड मतलब प्रदत्त सेवाएं। फिर है वर्क एक्टिविटीज़। तो वर्क एक्टिविटीज़ का है प्रोसीजर यूज प्रयुक्त गतिविधियाँ। और वर्क परफॉर्मेंस का क्या है, तो वर्क परफॉर्मेंस जानते हैं वर्क स्टैंडर्ड हो गया। तो वर्क स्टैंडर्ड ये आ चुका है कि वर्क परफॉर्मेंस का क्या होता है, वर्क स्टैंडर्ड होता है, मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन आ चुका है। और जॉब कंटेस्ट का भी आ चुका है वर्क शेड्यूल। जॉब कंटेस्ट का संदर्भ बनाएंगे तो एक वर्क शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। और जॉब रिलेटेड टू टेंजिबल एंड इंटेंजिबल ये अभी तक नहीं आया क्वेश्चन, तो इसे कहते हैं सर्विस रेंडर्ड। और वर्क परफॉर्मेंस का क्या है, वर्क स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको देख लीजिए और नोट करते आइए, कॉपी ले लिया करिए, इसको नोट करते आइए तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट आइए 85। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड सॉरी नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। निम्नलिखित में कौन सी बाह्य भर्ती का एक फ़ायदा नहीं है। तो फ़ायदा क्या नहीं है, गुड परफॉर्मेंस इज रिवार्डेड, अच्छे कार्य निष्पादन प्रोत्साहित किया जाता है। तो बाह्य भर्ती का भाई जब बाह्य भर्ती हो रही है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो परफॉर्मेंस की बात क्या होगी। परफॉर्मेंस अभी कंपनी ज्वाइन तो करी है फैक्ट्री में, तो परफॉर्मेंस आएगी। तो गुड परफॉर्मेंस इज रिवार्डेड। लेकिन स्कोप ऑफ रिजेंटमेंट जीलियसिस एंड हर्ट बर्न आर अवॉइडेड। क्षोभ जलन एवं ईर्ष्या की संभावना से बचा जाता है, ये हो सकता है। कंप्लाइंस विद दी रिजर्वेशन पॉलिसी बिकम इजी, आरक्षण की पालन करना आसान हो जाता है, ये भी हो सकता है। संगठनों के लिए नई कौशल नई प्रतिभा और नए अनुभव के फायदे मिलते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन गुड परफॉर्मेंस रिवार्डेड नहीं होता है। नेक्स्ट आइए भाई, चलिए देखते हैं 86। ट्रेनिंग एड्स इज इनकरेजिंग एंड अचीविंग सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। प्रशिक्षण आत्मविकास और आत्मविकास को बढ़ावा देने और उन्हें प्राप्ति करने में मदद पहुंचाता है। तो ये कथन सही है, प्रशिक्षण आत्मविश्वास और आत्मविकास को बढ़ावा देने के प्राप्त, तो ये बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल सही, करेक्ट। नेक्स्ट आइए आर देखिए, एक व्यक्ति का दबाव तनाव कुंठा और अंतर्दर्द को संभालने में मदद पहुंचाता है।
तो ये भी सही है। एक व्यक्ति दबाव, तनाव, कुंठा हो, अंतर संभालने में मदद हो जाता है, तो आर सही है। लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए तो आर दोनों सही हैं, लेकिन आर इज द नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे हिसाब से? इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 87। फॉर परफॉर्मिंग असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज हेल्पिंग टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कर्मचारियों के कार्य निष्पादन आकलन के लिए विधिक आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करना निम्नलिखित में किसके अनुपयोग हैं? तो 87 का जो कर्मचारियों के कार्य निष्पादन आकलन के लिए विधिक आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करने के लिए निम्नलिखित में किसके अनुपयोग हैं? तो ये अनुपयोग किसके हैं? ये है आपके प्रलेखन हेतु, तो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस जो है इसके अंतर्गत आएगा। 88 देखिए, प्रबंधन में, ये क्वेश्चन है पढ़ते हैं। प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता के निम्नलिखित में से किस रूप में कामगार परिषद की भूमिका केवल सलाहकार स्वरूप की होती है, बल्कि प्रबंधन परिषद के सर्वसम्मत निर्णय के लिए अभिस्वीकृत, प्रतिगृहित और क्रियान्वित करने की नैतिक बाध्यता का अधीन होता है? तो उसके आंसर देखते हैं हम लोग 88 के। तो 88 का आंसर जो है सहचारी सहभागिता, ये सही है। एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, ये बिल्कुल सही है। सहचारी सहभागिता बिल्कुल सही है। मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म इन द होम कंट्री। फर्म द्वारा उन उत्पादों को जिनका उत्पादन के देश में वे नहीं कर रही हैं के उत्पादन के उद्देश्य से विदेशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड, इसे कहेंगे हम लोग सगुटिक एफडीआई। तो फर्म द्वारा उन उत्पादों जिनका उत्पादन के देश में वे नहीं कर रही हैं उत्पादन के उद्देश्य से विदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। तो ए का क्या होगा? थर्ड आंसर होगा, ये होगा ए का। इसे कहेंगे कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। नंबर 2 आइए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ए फॉरेन कंट्री एम टू सेल द आउटपुट ऑफ द फर्म डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फर्म द्वारा अपने घरेलू उत्पाद को बेचने हेतु विदेश में प्रत्यक्ष निवेश, ये क्या कहलाते हैं? तो फर्म द्वारा अपने घरेलू उत्पाद को बेचने हेतु विदेश में प्रत्यक्ष निवेश क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका हमारे हिसाब से नीचे होगा फ्रेगमेंटेशन एफडीआई, इसे कहते हैं जावक ऊर्ध्वाधर एफडीआई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सेकंड का 4 होगा। अब आइए आपका सी देखते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट प्रोवाइडिंग इनपुट्स ऑफ द फर्म प्रोडक्शन प्रोसेस इन दी होम कंट्री। स्वदेश में फर्म के उत्पादन प्रक्रिया हेतु आगत प्रदान करने के उद्देश्य से विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश। तो सी का आंसर क्या होगा? सी का आंसर होगा स्वदेश में फर्म के उत्पादन प्रक्रिया हेतु आगत प्रदान करने के उद्देश्य से विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश। सी का आंसर होगा सेकंड, बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई, पश्च ऊर्ध्वाधर एफडीआई। तो स्वदेश में फर्म के उत्पादन प्रक्रिया हेतु आगत प्रदान करने के उद्देश्य से विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश, तो ये कहलाएगा पश्च ऊर्ध्वाधर एफडीआई, बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई कहलाएगा। ठीक है, डी आइए, फॉरेन इन्वेस्टिंग ओवरसीज एंड टेकिंग कंट्रोल ओवर फॉरेन एसेट। विदेशों में निवेश करने वाली तथा विदेशी अस्थियों पर नियंत्रण करने वाली विदेशी फर्में क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी आपकी नंबर 1 होगा इनवर्ड एफडीआई। नंबर 1 क्या है? इनवर्ड एफडीआई, इनवर्ड एफडीआई। विदेशों में निवेश करने वाली तो विदेशी अस्थियों में नियंत्रण करने वाली विदेशी फर्में क्या कहलाएंगी? इनवर्ड एफडीआई कहलाएंगी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। The multiple trading system is an attempt by government to make the business environment stable and predictable
तो हमारे हिसाब से ये कथन जो है सही है, कथन बिल्कुल सही है, सॉरी ये कथन बिल्कुल सही है आपका। Promising not to raise barriers can be important as lowering one, because the promise give business a clearer view of the further market opportunity। व्यापार बाधाओं को बढ़ाने का वचन देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन्हें कम करना, क्योंकि ऐसे बचने से व्यवसायों को अपनी भावी बाजार अवसर को स्पष्ट झलक मिलती है। तो ये भी सही है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। ये सेकंड पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग 2018 जुलाई के बारे में क्वेश्चन इसके करेंगे। 2018 जुलाई में हमारे साथ तो क्वेश्चन होंगे लमसम 100 के आसपास होनी चाहिए। हाँ, तो 100 क्वेश्चन है, तो 2 पार्ट में ये भी हो जाएगा 50-50 क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।